नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुमनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम रवि पासवान है। तो चलिए अब यह कहानी रवि पासवान के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट भी जरूर दिखाएंगे। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम रवि पासवान है और मैं बिहार के बेगूसराय के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। उम्र 32 साल है। पिछले 12 साल से स्टीयरिंग पकड़कर सड़कों पर जिंदगी गुजार रहा हूं। मेरे पिताजी मजदूरी करते थे। घर की हालत कभी अच्छी नहीं रही, इसलिए 18 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़कर ट्रक चलाना शुरू कर दिया। आज मेरी बीवी और एक छोटी बेटी है जो हर बार मेरे सफर पर निकलते वक्त डर के साथ बाएं बोलती है। मेरा सबसे करीबी दोस्त और क्लीनर है सोनू अंसारी। 24 साल का है। हंसी मजाक करता रहता है, लेकिन रात को अंधेरा देखकर सबसे पहले वही घबराता है। मैं जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए काम करता हूं उसके मालिक का नाम है रघुवीर सिंह। पटना में उनका बड़ा ऑफिस है, सिंह नॉर्थ ईस्ट लॉजिस्टिक्स। काफी नाम है उनका, बिहार से लेकर असम तक। उन्होंने ही इस बार मुझे एक खास डिलीवरी दी थी। रवि, माल टाइम पर पहुंचना चाहिए, क्लाइंट बहुत बड़ा है, उन्होंने फोन पर कहा था। लोड उठाना था पटना के ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित शर्मा इंडस्ट्रियल गोदाम से। गोदाम का मालिक महेश शर्मा था। वहां पहुंचते ही क्रेन से 18 बड़े बड़े लकड़ी के क्रेट्स ट्रक में लोड किए गए। हर क्रेट काफी बड़ा था, लेकिन उसे सील पैक किया गया था और हमें सफर में या उससे पहले खोलने से मना किया गया था। लेकिन जब लास्ट क्रेट उठाया गया तब मुझे हल्का सा महसूस हुआ जैसे अंदर कुछ हिला हो। मैंने सोनू की तरफ देखा। सुन रहा है? मैंने धीरे से पूछा। सोनू बोला, अरे भैया, पैकिंग लूज होगी, टेंशन मत लो। पेपर साइन हुए, गेट बंद हुआ और सुबह 10 बजे हम पटना से असम के लिए निकल पड़े। डेस्टिनेशन था असम का एक छोटा सा गांव ढोलाबाड़ी। डिलीवरी सीधा वहां करनी थी और मैं और सोनू, हम दोनों इस छोटे से गांव को नहीं जानते थे और पहली बार कोई ऐसी गांव में माल डिलीवरी करने जा रहे थे। लेकिन हमें क्या, हमें तो बस अपने काम से मतलब है। दिन भर का सफर ठीक था, ट्रैफिक नॉर्मल था। मुजफ्फरपुर क्रॉस किया, फिर पूर्णिया की तरफ बढ़े। धीरे धीरे शहर पीछे छूटने लगे। आसमान का रंग पहले नारंगी, फिर लाल और फिर काला होने लगा। शाम के करीब 7 बजे हमने हाईवे पर एक पुराना सा ढाबा देखा। 2-3 ट्रक खड़े थे। बोर्ड पर लिखा था काली माता पंजाबी ढाबा। मैं और सोनू नीचे उतर गए, चाय और बिस्कुट मंगवाए। थकान भी हो रही थी। ढाबा का मालिक एक बूढ़ा आदमी था, सफेद दाढ़ी, आंखों में अजीब सी ठंडक। मैंने कैजुअली पूछा, बाबा, असम साइड में ढोलाबाड़ी गांव का रास्ता किधर पड़ेगा? वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे बोला, बेटा, नाम सुना नहीं, लेकिन अगर आगे जंगल का शॉर्टकट मिले तो मत लेना। सोनू हंस पड़ा। क्यों बाबा, भूत है क्या वहां? बूढ़ा आदमी ने सीधा जवाब दिया, आज अमावस की रात है, जंगल का रास्ता ठीक नहीं। मैं मुस्कुरा दिया। बाबा, हम रोज रात में सफर करते हैं, डर के काम नहीं चलता। वह बस इतना बोला, हर रात एक जैसी नहीं होती। उसकी बात का लहजा अजीब था, लेकिन मैं मजाक समझकर वापस ट्रक में बैठ गया। रात 9 बजे तक हम बिहार बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे। तभी एक बोर्ड दिखा, ढोलाबाड़ी, 48 किलोमीटर, जंगल रोड। सोनू बोला, शॉर्टकट है भैया, 30 किलोमीटर बच जाएगा। मुझे ढाबा वाले की बात याद आई, लेकिन मैंने स्टीयरिंग मोड़ दिया। ट्रक जंगल रोड पर घुस गया। रोड पतली थी, दोनों तरफ घना जंगल। हेडलाइट के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। रात गहरी होती जा रही थी। तभी अचानक ट्रक के पीछे से एक जोर का THUD हुआ, जैसे किसी ने क्रेट के अंदर से जोर से मुक्का मारा हो। सोनू सीधा होकर बैठ गया। रवि भैया, ये आवाज फिर से। इस बार एक और धक्का लगा। ट्रक हल्का सा हिल गया और ऐसा लगा जैसे कोई ट्रक के पीछे की तरफ से नाखून से खुरच रहा है।
मैंने गाड़ी स्लो की। दिल तेज धड़क रहा था। सोनू मेरी तरफ देखकर कहने लगा, भैया ये क्या हो रहा है? लेकिन मैं उसे शांत कराने के लिए उसे कहने लगा कि शायद बाहर काफी तेज हवा चल रहा है, इसीलिए हमें ऐसी ऐसी आवाजें आ रही हैं। लेकिन मेरे दिल के अंदर भी काफी अजीब भारी सा महसूस हो रहा था। और देखते ही देखते हमारी गाड़ी ऐसी जगह आ गई थी जहां पर दूर दूर तक सिवाय अंधेरे और घने घने झाड़ियों और पेड़ के अलावा कुछ भी नहीं था, और बाहर तेज हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे ट्रक के साथ साथ भाग रहा है। लेकिन मैं स्टीयरिंग टाइट से पकड़कर सफर आगे बढ़ाने में ध्यान दे रहा था, और काफी देर तक खामोशी और अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था। तभी अचानक से रोड के सामने दूर से मुझे और सोनू को उस कच्चे जंगल वाले रास्ते के किनारे कोई खड़ा नजर आ रहा होता है, और परछाई जैसी महसूस हो रही होती है। तभी जब गाड़ी नजदीक पहुंचती है तो हम दोनों देखते हैं कि रात के 9 बजे घने जंगल के बीच एक आदमी खड़ा है, जो धोती और गांव के लोगों जैसा कपड़ा और हुलिया में खड़ा था, और हमारे ट्रक की तरफ हाथ दिखाकर रोकने का इशारा कर रहा था। तभी सोनू कहता है, अरे भैया ये तो कोई गांव का आदमी मालूम होता है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। शायद ये जंगल में फंस चुका है। लेकिन मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी बढ़ जाती है, और मैं यही सोचने लगता हूं कि इतनी रात को आखिर कैसे कोई इंसान इस ठंड वाले मौसम में इतने अंधेरे में अकेले जंगल में आ सकता है। और मैं यही सब सोच रहा था, और मैं सोनू को कह देता हूं कि तू ही उसकी मदद कर दे। मैं तो गाड़ी नहीं रोकूंगा, और मैं ट्रक तेजी से भगाते हुए उस अनजान आदमी से आगे निकलना चाहता था। लेकिन वो हमारे ट्रक के सामने आकर खड़ा हो गया, और मैंने तेजी से ब्रेक मारकर रोक दिया, वरना कुछ गलत भी हो सकता था। और उस अनजान आदमी के ऐसे हरकत से मेरा दिमाग काफी खराब हो जाता है। इसलिए मैं उसे गुस्से में कहने लगता हूं, अरे ओ भाई, पागल हो गया है क्या तू? तुझे क्या तेरी जान प्यारी नहीं है, जो मेरी गाड़ी के सामने इतनी रात को जंगल के कच्चे रास्ते में खड़ा है? ये क्या तरीका है? तभी वो सर ऊंचा करके मुझसे माफी मांगता है और कहता है, बाबूजी मेरी मदद कर दो, मैं इस जंगल में फंस गया हूं और मुझे लिफ्ट चाहिए। इसलिए मैं उस आदमी से पूछता हूं कि तुम कौन हो और तुम्हें कहां जाना है। तो वो मुझे अपना नाम बिना बताए कहता है कि मैं यहां से आगे कुछ दूर गांव में जाना चाहता हूं, वहां पे मेरा घर है। और सोनू कहता है, क्या तुम्हारे गांव का नाम ढोलाबाड़ी है? तो वो अनजान आदमी हां में सिर हिलाता है, और फिर मैं और सोनू उसे ट्रक के केबिन के अंदर बुला लेते हैं, और बीच में सीट खाली था, वहां बैठा लेते हैं। और फिर मैं ट्रक को वापस से स्टार्ट करता हूं और स्टीयरिंग पकड़कर ट्रक तेजी से चलाते हुए ट्रक भगाने लगता हूं। और उस सुनसान रात में जंगल ऐसा लग रहा था जैसे कोई वीरान दुनिया है, जहां पर इंसान तो क्या जानवर भी नहीं है, और पेड़ ज्यादा लंबे नहीं थे, लेकिन झाड़ियां इतनी घनी थी कि दूर दूर तक सिवाय अंधेरे और झाड़ियों के कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक से ट्रक के केबिन के अंदर बहुत ही बुरी स्मेल आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई गंदी चीज गाड़ी के अंदर आ गई हो, और वो गंदी स्मेल किसी और से नहीं बल्कि उस अनजान गांव वाले के शरीर से आ रही थी। और मेरा और सोनू को काफी बेचैनी होने लगती है, और उस अनजान गांव वाले को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई सालों से नहाया नहीं होगा। लेकिन गांव का कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है, इसलिए मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। लेकिन मैं इस बात को भी इग्नोर कर देता हूं और ट्रक चलाने के ध्यान देता हूं। लेकिन वो आदमी खामोशी से नजरें नीचे झुकाकर बैठा हुआ था, ना तो कुछ बोल रहा था और ना कुछ पूछ रहा था। लेकिन हम दोनों सफर को एंजॉय करने के लिए चिप्स खा रहे थे, तो सोनू उससे भी चिप्स खाने को पूछता है, लेकिन वो हां या ना किसी में भी जवाब नहीं देता। और मुझे इस बार और भी ज्यादा शक होना शुरू हो जाता है। लेकिन सफर देखते ही देखते काफी देर तक चलता है, और रात का 11 बज चुका था। और सोनू कहता है, भैया अगर हो सके तो ट्रक को किसी ढाबा में रोकना। इसलिए मैं कुछ देर के बाद ट्रक को एक छोटे से ढाबा के पास रोक देता हूं, जहां पे आसपास अंधेरा फैला हुआ था और एक छोटा सा ढाबा था, और दूर दूर तक कोई बस्ती या गांव नहीं था। और अभी हमारी डिलीवरी लोकेशन वाला गांव आने में काफी वक्त था,
और फिर मैं ट्रक को ढाबा के पास पार्क कर देता हूं और हम दोनों ट्रक से नीचे उतरने लगते हैं। और सोनू उस अनजान गांव वाले से पूछता है कि क्या तुम भी हमारे साथ ढाबा के उतरकर कुछ खाना या पीना चाहोगे, लेकिन वो इस बार भी कुछ जवाब नहीं देता है और हल्का सा गर्दन नामे हिला देता है। इसलिए हम दोनों ट्रक से नीचे उतर जाते हैं और ढाबा के अंदर जाकर खाना खाने लगते हैं। और चाय वगैरह पीते पीते 10 से 15 मिनट गुजर जाता है और फिर हम दोनों ट्रक की तरफ बढ़ते हुए आ जाते हैं। और जैसे ही ट्रक के नजदीक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ट्रक खाली है और उसके अंदर बैठा हुआ वो गांव वाला गायब था। लेकिन हम दोनों यही सोचते हैं कि शायद गांव वाला ट्रक से नीचे उतरकर ढाबा के अंदर गया होगा। इसलिए हम दोनों ढाबा के चारों तरफ उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए मुझे अब गुस्सा आ रहा था और सोनू कह रहा था, अरे भैया, ये क्या हो रहा है? आखिर वो अनजान गांव वाला कहां चला गया? और फिर हम दोनों उसे आसपास झाड़ियों में भी टॉर्च मारकर देखते हैं, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आता है। इसीलिए मैं वापस ट्रक के पास आकर आसपास चेक करने लगता हूं तो मेरी नजर ट्रक के गेट के सामने बड़े बड़े और अजीब से पैरों के निशान पे पड़ती है। लेकिन वो पैरों के निशान बस 1 या 2 कदम तक आगे बढ़ रहे थे और फिर गायब हो गए थे। लेकिन अगर ऐसा था तो वो गांव वाला कहीं भी नहीं जा सकता था। उसे तो ट्रक के होना चाहिए था, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था। और अब मेरा दिल अंदर से तेज तेज धड़क रहा था और सोनू भी डर से कांपते हुए कहता है, भैया, ये कैसे मुमकिन है? और वो आदमी अभी के अभी कहां चला गया? लेकिन मैं सिचुएशन संभालने के लिए ट्रक के अंदर बैठ जाता हूं और सोनू को भी अंदर बैठाकर वापस सफर शुरू कर देता हूं। और ट्रक फिर से जंगल वाले कच्चे रास्ते में आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हमें और हमारे ट्रक को जंगल के अंदर से कोई घूर रहा है। तभी अचानक से ट्रक के विंडो के पास खट खट आवाज होती है और सोनू डर जाता है और कहता है, ये कैसी आवाज है भैया? तो मैं यही सोचता हूं कि शायद ये आवाज टायर से लगते हुए छोटे पत्थर की होगी जो विंडो ग्लास से टकरा रहा है और ट्रक तेज चल रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन ये आवाज बढ़ जाती है और खटखट आवाज कंटिन्यू आने लगती है और फिर ट्रक के पीछे से कंटेनर खुरचने की आवाज दोबारा शुरू हो जाती है। और ऐसी कई चीजें होने लगती हैं जो एक अच्छे भले इंसान को पागल कर दे। और हम दोनों तो काफी डर चुके थे, लेकिन अब तक गांव नहीं आया था। और ऐसे ही देखते सफर बीत जाता है और रात के 1 बजे हमारा ट्रक ढोलाबाड़ी गांव में पहुंच जाता है, जहां पे सिर्फ 3 या 4 छोटे छोटे झोपड़ी और कच्चे और पक्के घर बने हुए थे। और गांव में वीरानी थी। गांव रात के समय कब्रिस्तान या श्मशान घाट जैसा लग रहा था। और गांव के पास 2 या 3 कुत्ते नजर आ रहे थे। और शायद आप लोग को मालूम होगा कि गांव के कुत्ते अनजान लोगों को देखकर भौंकते हैं, लेकिन वो कुत्ते हम दोनों को और हमारी ट्रक को देखने के बाद भी खामोश थे और बिना आवाज किए खड़े थे। और थोड़ी देर में वो कुत्ते भी झाड़ियों के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अब हमें यह पता करना था कि ये माल जिसने मंगवाया है उसका घर कौन सा है। इसलिए सोनू उस आदमी के नंबर में कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जंगल और गांव होने की वजह से फोन का नेटवर्क उड़ा हुआ था। इसलिए अब हम दोनों मजबूर थे और हमें इस काली अंधेरी रात में ट्रक से नीचे उतरकर पता करना जरूरी था और जल्द से जल्द माल अनलोड करवाकर वापस घर के लिए निकलना था। इसलिए मैं ट्रक का हॉर्न जोर जोर से बजाने लगता हूं और सोचता हूं शायद ट्रक की आवाज सुनकर माल मंगाने वाला घर से बाहर आ जाएगा। लेकिन हॉर्न काफी देर तक बजाने के बाद भी कोई नहीं आया और सोनू भी चिंता वाले चेहरे से मुझे देख रहा था और हम दोनों परेशान थे, क्योंकि इस अंधेरी रात में ना तो इस माल का मालिक कॉल उठा रहा है और ना ही कोई माल अनलोड करवाने आ रहा है। इसलिए मैं भी परेशान होकर ट्रक से नीचे उतर जाता हूं और सोनू मुझे इस अंधेरे में ट्रक से नीचे उतरने से रोक रहा था। लेकिन मैं गुस्से में गांव के एक कच्चे घर के पास चला आता हूं और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता हूं। लेकिन काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई बाहर नहीं आता है और सोनू भी ट्रक से नीचे उतरकर मेरे पास आ चुका था और मुझे ट्रक के अंदर चलने को कह रहा था। तभी एक टॉर्च की रोशनी नजर आती है और कोई अनजान आदमी
गांव के पीछे वाले खेत से निकलकर हम दोनों की तरफ बढ़ते हुए आने लगता है। और जब वो नजदीक आता है तो हम दोनों उसका चेहरा देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि ये आदमी एक बूढ़ा आदमी लग रहा था, लेकिन इसका चेहरा उस अनजान गांव वाले आदमी जैसा लग रहा था जिसने हमारे ट्रक में लिफ्ट मांगा था। और तभी वो बूढ़ा आदमी हम दोनों की तरफ घूरने लगता है और कहता है, कौन हो तुम दोनों, और इतनी रात गए इतने जोर जोर से दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? और वो इस घर का। जिसके बाद सोनू जवाब देता है और कहता है, अरे चाचा जी, वो हम दोनों ट्रक में सामान लेकर आए हैं और सामान का मालिक कॉल अब तक अपना माल लेने नहीं आया है। वो इस गांव में ही रहता है। और मैं भी हिम्मत करके चाचा जी से कहता हूं कि हमें माल अनलोड करना है क्या? आप हमें बता सकते हो कि इस गांव में माल किसने मंगाया है? लेकिन वो बूढ़ा आदमी आंखें ऊपर करके कुछ देर खामोश रहता है और कहता है कि ये रात है और आसपास चारों तरफ जंगल है, इसलिए अच्छा होगा तुम लोग जाकर अपने ट्रक के अंदर सो जाओ। जो भी मालिक होगा सुबह आ जाएगा, अभी यहां मत रुको। क्यों? कि यहां पे हवा भी कभी कभी बात करने लगते हैं। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी अचानक से चलते चलते वापस गांव के खेत में चला जाता है और अंधेरे में ऐसा लगता है जैसे गायब हो गया है। लेकिन तभी सोनू कहता है, भैया चलो, उस बूढ़े चाचा जी ने सही कहा है, रात को इस जंगल वाले गांव के आसपास रहना भी खतरा लग रहा है। और उसके बाद हम दोनों वापस ट्रक के अंदर आ जाते हैं और खामोशी से बैठ जाते हैं और सोने के लिए सीट को ठीक करने लगता हूं। तभी अचानक से ट्रक के पीछे से नाखून से खुरचने की आवाज आती है। और इस बार भी मैं इन बातों को मेरे दिमाग का वहम समझकर इग्नोर कर देता हूं और हम दोनों सोने लगते हैं। लेकिन अचानक से ट्रक के दरवाजे के पास से भारी सांस लेने की आवाज आने लगती और ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रक के खिड़की के बाहर से कोई झांक रहा है। इसलिए सोनू डर जाता है और सोनू कहता है, भैया ये देखो, शायद कोई बाहर खड़ा है। लेकिन मैं उसे खामोश रहने का इशारा करता हूं। क्यों? कि मुझे भी अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मैं भी खामोश हो जाता हूं। लेकिन तभी इस बार ट्रक के ऊपर किसी के चलने की आवाज शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई चल रहा है, धम धम धम। और फिर मैं गुस्से में ट्रक से बाहर निकल जाता हूं और टॉर्च मारकर ट्रक के ऊपर चेक करने लगता हूं। लेकिन बाहर सिवाय अंधेरा और खामोशी के कुछ भी नहीं होता। और सोनू मुझे फिर केबिन में बुला लेता है और हम दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे कि तभी कोई दरवाजा खटखटाने लगता है और इस आवाज को सुनकर दिल दहल जाता है। और हम दोनों समझ चुके कि बाहर कोई तो है जो इंसान नहीं है और वो हमारे पीछे पड़ चुका है। और ऐसी घटनाएं होने के बाद सोनू डर से रोने लगता था। उसकी आंखों में आंसू आ गई थी और मैं भी मजबूर था। डर नहीं रहा था, लेकिन मुझे भी बेचैनी होने लगी थी। इसीलिए मैं इस बार फिर से हिम्मत करके दरवाजा खोल देता हूं। लेकिन इस बार भी बाहर कोई नहीं होता है। और तभी मेरे टॉर्च की रोशनी ट्रक के सामने वाले जमीन पे पड़ती है और जमीन में बड़े बड़े पैरों के निशान नजर आते हैं। और वो भी सिर्फ 1 या 2 कदम तक। उसके बाद वो गायब थे। और ये पैरों के निशान वैसे ही थे जैसे उस अनजान गांव वाले आदमी के गायब होने के समय बने हुए थे। और ये सब देखकर मुझे यकीन हो जाता है कि आज का यह सफर कोई आम सफर नहीं होने वाला है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी वापस ट्रक में चढ़ जाता हूं और सोनू से कहता हूं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें ट्रक से बाहर नहीं निकलना है। क्यों? कि बाहर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। और यह बात सुनकर सोनू, जो पहले से डरा हुआ था और ज्यादा घबरा जाता है और ट्रक के खिड़कियों के पर्दों को घेर देता है और हम दोनों अंदर बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन अभी सुबह होने में 2 घंटा बचा हुआ था और जब हम दोनों ट्रक के अंदर खामोशी से सोने की कोशिश कर रहे थे तो अचानक से फुसफुसाहट की आवाज मेरे और सोनू के कान में आने लगती है और ऐसा लगता है जैसे कोई कुछ बोल रहा है। और तभी सोनू की चीख निकल जाती है और वो उठकर बैठ जाता है। लेकिन मैं उसे शांत कराता हूं और उससे चीखने की वजह पूछता हूं तो सोनू कहता है कि अभी जब मैं सो रहा था तो किसी ने ट्रक के बाहर से धीरे से मेरा नाम लिया और मैं फिर भी खामोशी से बैठा हुआ था। लेकिन तभी अचानक से ट्रक के विंडो का पर्दा खुद ब खुद हट गया
और ट्रक के बाहर मुझे एक धुआं नजर आया जो एक डरावना चेहरा जैसा बना हुआ था, और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। और ये सब सुनने के बाद मैं भी और ज्यादा चिंता में आ जाता हूं। और अब हम दोनों का इस मनहूस गांव के पास रुकना काफी खतरनाक लग रहा था, क्योंकि जब से हमारा यह सफर शुरू हुआ था तो जंगल के बाद से ही हमारे साथ कई घटनाएं होनी शुरू हो गई थी। और अब तो बात इतनी ज्यादा डरावनी हो गई थी कि जो भी है वो अपना होने का एहसास दिला रहा था। और हम दोनों धीरे धीरे बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से ट्रक के ऊपर दोबारा से धड़ाम जैसी आवाज आती है, और ऐसा लगता है जैसे किसी ने अभी हमारे ट्रक के ऊपर जंप किया है। और इस आवाज को सुनने के बाद सोनू मुझसे विनती करने लगता है और कहता है, भैया यहां और मत रुको, भैया जल्दी ट्रक निकालो यहां से, वरना यहां कुछ भी हो सकता है। और मैं भी सोनू की बात से सहमत था और ट्रक यहां से निकलना चाहता था, लेकिन यह कच्चा रास्ता इतना पतला रास्ता था कि यहां पे ट्रक घुमाना काफी मुश्किल था, और अगर जरा सा भी डिसबैलेंस होता तो हमारा ट्रक उलट भी सकता था। इसलिए मैं मजबूर था कि तभी अचानक से इस बार नॉक नॉक जैसी ट्रक के बाहर से ट्रक का दरवाजा खटखटाने की साफ साफ आवाज आती है, और बूढ़ा आदमी जैसा एक आवाज कहता है, दरवाजा खोलो, मुझे जल्दी से मेरा माल दे दो और यहां से चले जाओ। लेकिन सोनू ट्रक का दरवाजा खोलने से मना कर रहा था। क्यों? कि बाहर जरूरी नहीं था कि यह आवाज इंसान की ही हो, क्या पता बाहर कोई और हो। लेकिन मैं हिम्मत करके दरवाजा जैसे ही खोलता हूं तो बाहर सही में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो इस गांव का लग रहा था, और वो धोती और बनियान पहना हुआ था। और मैं उससे बात करता हूं और उससे हमारे साथ बीती सारी आप बीती बताता हूं, लेकिन वो हमारी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था और कहता है कि जल्दी जल्दी मेरा सामान निकाल दो और अनलोड करके यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। लेकिन इन बातों को सुनकर सोनू और मैं, हम दोनों ही और ज्यादा डर गए थे, और हमारा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, और ऐसा लग रहा था जैसे अभी हम दोनों पे आसपास से कोई हमला कर देगा। लेकिन हम दोनों जल्दी जल्दी माल अनलोड कर देते हैं, और वो बूढ़ा आदमी हमें हमारे पैसे दे देता है और हमें जल्दी यहां से निकलने को कहता है। और हम दोनों भी अब एक सेकंड के लिए इस मनहूस गांव में नहीं रुकना चाहते थे, इसलिए हम दोनों जल्दी जल्दी ट्रक में बैठ जाते हैं। और अब सोनू ट्रक की स्टीयरिंग वाली सीट में बैठ जाता है और ट्रक घुमाने लगता है। क्यों? कि अब वापसी में सोनू की ट्रक चलाने की बारी थी, और सोनू ट्रक घुमाकर तेजी से ट्रक भगाने लगता है। लेकिन मैं उसे ऐसा करने से रोक देता हूं। क्यों? कि यह रास्ता कच्चा रास्ता था, कोई हाईवे नहीं, और यहां ऐसे रास्ते में तेज ट्रक चलाने से कुछ हो भी सकता था और हमारा ट्रक फंस भी सकता है। लेकिन सोनू था कि जल्दी से जल्दी ट्रक इस जंगल से निकलना चाहता था, इसलिए वो मेरी बात नहीं सुनता है और तेजी से ट्रक भगाने लगता है। और वही होता है जिसका हमें डर था। ट्रक का टायर कच्चे रास्ते में फंस जाता है और सोनू मेरी तरफ देखकर रोने लगता है, और अब मैं भी उसे कुछ नहीं बोल सकता था। क्यों? कि गलती मेरी थी जो मैंने उसे वापसी में ट्रक चलाने को दिया, और अब हम दोनों इस जंगल में फंस चुके थे। क्योंकि टायर बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था और ट्रक बुरी तरह फंस चुका था। ट्रक का टायर मिट्टी में इतना धंस चुका था कि इंजन गरज रहा था, लेकिन गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही थी। सोनू स्टीयरिंग पकड़कर बस मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, चल नीचे उतरते हैं, शायद पत्थर या लकड़ी लगाकर टायर निकाल सकें। हम दोनों ट्रक से नीचे उतर गए। रात और गहरी हो चुकी थी, जंगल की हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की डालें एक दूसरे से टकराकर अजीब सी आवाज कर रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे हंस रहा हो। टॉर्च जलाई, रोशनी कमजोर थी, बैटरी लगभग खत्म। टायर देखते ही समझ आ गया यह आसानी से नहीं निकलेगा। सोनू धीरे से बोला, भैया चलो वापस गांव के पास चलते हैं, शायद वो बूढ़ा आदमी मदद कर दे। मुझे उस बूढ़े का चेहरा याद आया, बिल्कुल उस अनजान आदमी जैसा जो हमारे ट्रक में बैठा था। फिर भी मजबूरी थी, हम दोनों गांव की तरफ चल दिए। कच्चा रास्ता, दोनों तरफ घना जंगल, हवा तेज, और हर दूसरे कदम पर लग रहा था जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। जब हम रुकते
हवा भी रुक जाती। जब हम चलते, पेड़ों के पत्ते फिर से खड़बड़ाने लगते। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन दिल कह रहा था कोई है। टॉर्च की रोशनी और कम हो गई। अब बस जमीन पर हल्का सा सर्कल बन रहा था। गांव नजदीक आया, लेकिन गांव वैसे नहीं लग रहा था जैसे 10 मिनट पहले छोड़ा था। झोपड़ियां और भी अंधेरी लग रही थी। एक घर के दरवाजे पर लटकती लालटेन जो पहले बुझी थी, अब हल्की सी जल रही थी। सोनू ने धीरे से कहा, भैया, पहले यहां रोशनी थी क्या? मैंने जवाब नहीं दिया। हम उसी कच्चे घर के पास गए जहां दरवाजा खटखटाया था। इस बार दरवाजा खुद ही आधा खुला था। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। चाचा जी, मैंने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। सोनू मेरे हाथ को पकड़कर बोला, अंदर मत जाओ। लेकिन पता नहीं क्यों, जैसे कोई हमें अंदर बुलाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने टॉर्च अंदर मारी। मिट्टी का फर्श, एक पुरानी चारपाई और दीवार पर लटका एक पुराना फ्रेम्ड फोटो। मेरी सांस वहीं अटक गई। फोटो में एक आदमी खड़ा था, वही चेहरा, वही आंखें, वही सफेद कपड़े जो हमारे ट्रक में बैठा था। और फोटो के नीचे मिट्टी से लिखा था, लेट शंभू 1998। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड उतर गई। सोनू का हाथ कांप रहा था। भैया, ये तो। उसकी बात अधूरी रह गई। तभी पीछे से जोर की हवा चली और दरवाजा धड़ से बंद हो गया। टॉर्च बुझ गई। अंधेरा, पूरा अंधेरा। सोनू चीख पड़ा, रवि भैया! मैंने जल्दी से टॉर्च को झटका दिया। हल्की सी रोशनी वापस आई, लेकिन चारपाई पर कोई बैठा था, एक बूढ़ा आदमी, सिर झुकाए। धीरे धीरे उसने गर्दन उठाई। वही चेहरा, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान। वो धीरे से बोला, तुम लोगों ने शॉर्टकट क्यों लिया? मेरी टांगें सुन्न हो गई। सोनू रो रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और सोनू का हाथ पकड़कर दरवाजा खोला। इस बार आसानी से खुल गया। हम दोनों भागते हुए ट्रक की तरफ दौड़े। पीछे से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई हमारा नाम ले रहा हो। जब ट्रक के पास पहुंचे, मेरा दिल डूब गया। ट्रक के चारों तरफ वही बड़े पैरों के निशान बने हुए थे और ट्रक के कंटेनर पर लंबे लंबे खुरच के निशान, जैसे किसी ने बाहर से नहीं, अंदर से निकलने की कोशिश की हो। सोनू हिचकियों में बोला, भैया, क्रेट में क्या है? तभी ट्रक के अंदर से एक जोर का धम्म हुआ। पूरा ट्रक हिल गया। एक और धक्का, फिर तीसरा, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। मैंने इग्निशन ऑन करने की कोशिश की। इंजन पहली बार में स्टार्ट नहीं हुआ। दूसरी बार, तीसरी बार। तभी मेरे कान के बिल्कुल पास से एक आवाज आई, रवि। मैं जम गया। सोनू ने भी सुना। आवाज केबिन के अंदर से ही आई थी। हम दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़े। केबिन के पीछे वाली सीट पर कोई बैठा था। सफेद साड़ी में एक औरत, बाल चेहरे पर बिखरे हुए, वही जो जंगल रोड पर खड़ी थी, और वो धीरे से मुस्कुरा रही थी। इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। हेडलाइट अपने आप जल उठी और स्टीयरिंग अपने आप हिलने लगी। सोनू चीखने लगा। मैं स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रक अपने आप रिवर्स में चलने लगा, सीधा उस अंधेरे गांव की तरफ। ट्रक रिवर्स होते होते अचानक झटके से रुक गया। केबिन के अंदर सफेद साड़ी वाली औरत सीधी बैठी थी। उसके बाल धीरे धीरे हवा में हिल रहे थे, लेकिन केबिन के अंदर हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। उसने धीरे से गर्दन घुमाकर मुझे देखा। रवि, तुम्हारे मालिक ने मेरे पति की लाश छुपाई थी इस कंटेनर में। मैं बदला लेने आई हूं। सोनू का हाथ स्टीयरिंग पर जम गया। भैया, सच बोल रही है क्या? मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। एक बात जो अब तक समझ नहीं आ रही थी, अगर कंटेनर में लाश होती तो स्मेल होती, इतनी तेज, इतनी भयानक। लेकिन जब से हमने ट्रक लिया था, कोई अजीब स्मेल नहीं आई। फिर एक और बात, वो औरत हर बार सिर्फ वही बात बोल रही थी जो हमें डरा सके। पहले जंगल में खड़ी मिलना, फिर गांव का बूढ़ा आदमी, फिर फोटो में वही चेहरा। सब कुछ जैसे हमें कंफ्यूज करने के लिए प्लान किया गया हो। मैं धीरे से बोला, तुम झूठ बोल रही हो। औरत की मुस्कान एक पल के लिए जम गई। केबिन का टेम्परेचर और गिर गया। मैं सब जानती हूं, रवि, उसने फुसफुसाया। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा,
फिर ये बता, कंटेनर में क्या है? वह चुप। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर उसकी गर्दन टेढ़ी होने लगी। धीरे धीरे, हड्डियों की खटक की आवाज के साथ सोनू चीख पड़ा। औरत की आंखें पूरी काली हो गई। उसका चेहरा लंबा होने लगा, जैसे कोई मांस खींच रहा हो। उसने हंसी छोड़ी, पतली, तेज, कान फाड़ देने वाली। तुम दोनों को चलावा बनाना था और तुम समझ गए। मेरी रीढ़ की हड्डी में करंट सा दौड़ गया। ये बदला नहीं था, ये प्रेत था, और वह हमारे दिमाग से खेल रहा था। तभी कंटेनर के अंदर से जोर का धमाका हुआ। ट्रक फिर हिल गया। औरत गायब, केबिन खाली। मैं और सोनू एक दूसरे को देख रहे थे। भैया भागो, सोनू चिल्लाया। मैंने बिना सोचे ट्रक का दरवाजा खोला और हम दोनों नीचे कूद गए। रात और भी गहरी लग रही थी, जंगल जैसे और पास आ गया हो। ट्रक के हेडलाइट अपने आप बंद हो गए। अब पूरा अंधेरा। दूर गांव की तरफ एक हल्की सी लालटेन की रोशनी नजर आ रही थी। वही चल, मैंने सोनू का हाथ पकड़कर कहा। हम दोनों भागने लगे। पीछे से ट्रक का हॉर्न खुद ब खुद बजने लगा। एक लंबी टूटती हुई आवाज, जैसे कोई चीख रहा हो। जब हम दौड़ रहे थे, मुझे महसूस हो रहा था कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। कभी दाएं तरफ पेड़ के पीछे सफेद झलक, कभी बाएं तरफ जमीन पर लंबे पैरों के निशान। सोनू हांफते हुए बोला, भैया वह पास आ रहा है। तभी मेरे कान के बिल्कुल पास से आवाज आई, रवि। मैं रुकने वाला था, लेकिन मैंने अपने आप को रोका। मत सुन, मत मुड़, मैंने सोनू को जोर से खींचते हुए कहा। गांव नजदीक आ रहा था, लेकिन अजीब बात, जितना हम दौड़ते, गांव उतना दूर लगता, जैसे रास्ता खींच रहा हो। मैंने जोर से अपने आप को थप्पड़ मारा। यह दिमाग से खेल रहा है। मैं जमीन पर बैठा और मिट्टी उठाकर अपने चेहरे पर मली। सोनू को भी बोला, डर को तोड़, यह सिर्फ इल्यूजन है। पीछे से सफेद साड़ी हवा में तेजी से हिली। इस बार वह पेड़ के ऊपर बैठी थी, उसका चेहरा उल्टा, आंखें सीधा हम पर। मदद? यहां? उसने हंसकर कहा। यह गांव भी मेरा है। मेरा दिल डूब गया। क्या गांव भी झूठ था? तभी एक घर के अंदर से सच में रोशनी चमकी। एक असली आवाज आई, कौन है वहां? यह आवाज अलग थी, जिंदा, इंसानी। मैं पूरी ताकत से चीखा, बचाओ, कोई है? प्रेत ने जोर से चीख मारी। हवा तूफान की तरह चलने लगी, पेड़ झुकने लगे। सोनू गिर गया। मैंने उसे उठाया और सीधा उस रोशनी की तरफ दौड़ा। जैसे ही हम उस घर के चौखट के अंदर घुसे, हवा रुक गई, सब शांत, बाहर अंधेरा। लेकिन प्रेत अंदर नहीं आ रहा था। दरवाजे पर खड़ा एक बूढ़ा आदमी लाठी पकड़े खड़ा था, उसकी आंखें सख्त। उसने बाहर अंधेरे में देखकर जोर से मंत्र जैसा कुछ बोला। दूर पेड़ के पास सफेद साड़ी एक पल के लिए दिखी, फिर हवा में घुल गई। मेरी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। सोनू रो रहा था। बूढ़े ने हमारी तरफ देखा। तुम दोनों ने उसका रास्ता काटा है, मैंने हिचकियों में पूछा। वह क्या था? बूढ़ा धीरे से बोला, प्रेत जो चलावा बनाता है, डर से जीता है। अगर तुम डर में फंस जाते तो सुबह तक तुम दोनों जंगल में भटक रहे होते या ट्रक के कंटेनर में मिलते। मेरा दिल फिर से तेज धड़कने लगा। ट्रक, कंटेनर? बूढ़े ने सीधा मेरी आंखों में देखा। अभी सब खत्म नहीं हुआ, वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुमने उसका खेल समझ लिया है। बाहर से एक हल्की सी हंसी फिर गूंजी, इस बार दूर से, लेकिन मौजूद। मैंने सोनू का हाथ कस के पकड़ लिया। रात अभी बाकी थी और वह प्रेत भी। बूढ़े आदमी की बात उस रात वहीं खत्म नहीं हुई थी। उसने आखिरी बार मुझे देखा था और कहा था, जो प्रेत चलावा बनाता है वह सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं रहता, कभी कभी वह किसी एक को चुन लेता है। उस वक्त मुझे लगा था वह बस डरा रहा है। सुबह हुई, जंगल बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। ट्रक वहीं खड़ा था, कंटेनर बंद, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं और सोनू चुपचाप ट्रक लेकर शहर लौट आए। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई। पहली रात मैंने सपना देखा, मैं वहीं जंगल रोड पर खड़ा हूं, दूर से ट्रक आ रहा है, हेडलाइट सीधा मेरी आंखों में। ट्रक रुकता है, ड्राइवर सीट पर, मैं खुद बैठा हूं, लेकिन मेरा चेहरा जला हुआ, आंखें काली। मैं ठीक हूं, मुस्कुरा कर कहता है, अगला नंबर तेरा है। मैं झटके से उठ गया, पसीना, सांस तेज। क्लॉक 3:17 AM। उस रात के बाद हर रात 3:17 पर मेरी आंख खुलने लगी।
कभी सपने में वह सफेद साड़ी वाली औरत पेड़ पर लटकती दिखती, कभी कंटेनर के अंदर से मैं खुद मदद मांगता हुआ। दिन में भी अजीब चीजें होने लगी। रियर व्यू मिरर में कभी कभी मुझे लगता कोई पीछे बैठा है। जब मुड़कर देखता, सीट खाली। एक बार तो मैं हाईवे पर ट्रक चला रहा था जब मिरर में मुझे सफेद साड़ी की झलक दिखी। ब्रेक इतना जोर से लगाया कि पीछे वाली गाड़ी टक्कर से बच गई। सोनू ने मुझे पकड़ लिया। भैया, क्या हो रहा है तुम्हें? मैं चुप। सच बोलने से डर लग रहा था। फिर एक रात सपना और भी डरावना था। इस बार मैं जंगल में नहीं था, मैं अपने कमरे में था, लेकिन दीवार पर एक पुराना फ्रेम्ड फोटो लटका था। फोटो में 2 ट्रक ड्राइवर्स खड़े थे। नीचे लिखा था मिसिंग 2003। मैं ध्यान से देखता हूं। फोटो के लेफ्ट में जो आदमी था वह बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा था, और राइट में सोनू। तभी फोटो के दोनों आदमी धीरे धीरे गर्दन घुमाते हैं और सीधा मुझे देखने लगते हैं। मैं चीख कर उठ गया। सोनू मेरे कमरे में दौड़ कर आया। बस भैया, अब और नहीं, तुम डॉक्टर के पास नहीं, किसी और के पास चलोगे? मैं समझ गया वह क्या कह रहा है। अगली शाम वे मुझे शहर के बाहर एक पुराने मंदिर के पास ले गया। वहां एक बाबा जी रहते थे। लोग कहते थे उन्हें अजीब चीजें महसूस हो जाती हैं। मंदिर पुराना था, दीवार पर सूत के निशान, हवा में धूप की सुगंध। बाबा जी पतले, सफेद दाढ़ी वाले, गहरी आंखों के साथ बैठे थे। उन्होंने मुझे देखते ही आंखें सिकोड़ ली। तुम जंगल वाले हो? मेरा गला सूख गया। सोनू ने सारी कहानी बता दी। बाबा जी चुप रहे। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। उनका हाथ ठंडा था, लेकिन नॉर्मल ठंडा नहीं, जैसे किसी ने बर्फ से छुआ हो। उन्होंने आंखें बंद की। 1 मिनट, 2 मिनट। फिर उन्होंने आंखें खोली और धीरे से बोला, यह प्रेत किसी और का नहीं, ड्राइवर का है। मेरी सांस रुक गई। कौन ड्राइवर? सोनू ने पूछा। बाबा जी बोले, 20 साल पहले इसी रूट पर एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ था। 2 ड्राइवर्स गायब हो गए। उनकी लाशें कभी नहीं मिली। लोगों ने कहा जंगल ने निगल लिया, लेकिन सच यह था, उनमें से एक मर गया और दूसरा जिंदा बचा। लेकिन वह पागल हो गया। कहता था उसने अपना ही चेहरा जंगल में देखा। मेरे हाथ कांपने लगे। बाबा जी ने सीधा मुझे देखा। वह प्रेत अपना रूप बदल सकता है, कभी औरत, कभी बूढ़ा, कभी तुम खुद। वह किसी एक ड्राइवर को तोड़ता है। जब दिमाग टूट जाता है तब वह उसे अपने जैसा बना लेता है। सोनू ने जोर से कहा, बाबा जी, इसका इलाज कीजिए। बाबा जी ने एक लंबी सांस ली। इलाज आसान नहीं। पहले यह समझना पड़ेगा कि वह सिर्फ बाहर नहीं, इसके अंदर घुस चुका है। उन्होंने मुझे मंदिर के बीच में बिठाया। चारों तरफ दिए जलाए। मंत्र शुरू हुआ। पहले सब नॉर्मल, फिर धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ जैसे हवा भारी हो रही हो। मेरे कान में आवाज आई, तू बच नहीं पाएगा। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन बाबा जी चिल्लाए, आंखें मत खोलना। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। सांस मेरे कान पर, ठंडी। रवि। वह आवाज फिर से। मेरी बॉडी झटके लेने लगी। सोनू रो रहा था। बाबा जी, कुछ कीजिए। बाबा जी मंत्र तेज करने लगे। अचानक दिया बुझ गया। 1, 2, 3। मंदिर अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में मुझे अपना ही चेहरा नजर आया, बिल्कुल सामने। काली आंखें, टेढ़ी मुस्कान। वो मैं था, या वो प्रेत? बाबा जी जोर से गरजे और जमीन पर कुछ फेंका। एक तेज चमक हुई। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया, सुबह हो चुकी थी। मैं मंदिर के फर्श पर पड़ा था। सोनू मेरे पास बैठा था, बाबा जी सामने शांत। उन्होंने धीरे से कहा, फिलहाल वह पीछे हट गया है, लेकिन गया नहीं। अब फैसला तुम्हें लेना है। कौन सा फैसला? मैंने धीरे से पूछा। बाबा जी बोले, या तो तुम ड्राइविंग छोड़ दो और कभी उस रूट पर वापस मत जाओ, या फिर वापस जाकर उस जगह का सामना करो जहां एक्सीडेंट हुआ था, वरना ये सपने एक दिन सपने नहीं रहेंगे। मेरे अंदर फिर से वह ठंडी सी घुटन उभरने लगी। दूर कहीं से ट्रक के हॉर्न की हल्की सी आवाज आई, लंबी, टूटी हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात जंगल में सुना था। मंदिर से वापस आने के बाद कुछ दिन सब ठीक लगने लगा। मेरे सपने कम हो गए। 3:17 वाली नींद टूटना बंद हो गया। मैंने सोचा शायद बाबा जी की पूजा का असर हो गया।
लेकिन मैं गलत था। एक शाम हम दोनों ढाबा पर बैठे थे। सोनू अजीब सा चुप था, पहले जैसा हंसना बोलना नहीं। मैंने मजाक किया, अब तू इतना सीरियस क्यों रहता है? वह धीरे से मुस्कुरा दिया, लेकिन उस मुस्कान में कुछ गलत था। बहुत पतली, बहुत सीधी, जैसे किसी ने पेंसिल से लाइन खींच दी हो। उस रात मुझे सपना नहीं आया, लेकिन सुबह जब मैं उठा, मेरे फोन में 12 मिस्ड कॉल थे, सब सोनू के। मैंने तुरंत कॉल बैक किया। उसने फोन उठाया, लेकिन कुछ बोला नहीं, सिर्फ सांस ठंडी, धीमी, बिल्कुल वैसे जैसे जंगल में मेरे कान के पास महसूस हुई थी। सोनू, मैंने घबरा कर कहा। 2 सेकंड चुप, फिर उसने धीरे से बोला, रवि, रियर व्यू में देख। मेरा दिल पेट में गिर गया। मैं कमरे में अकेला था, फिर भी धीरे से मिरर की तरफ देखा। मेरा रिफ्लेक्शन था, लेकिन पीछे खड़ा सोनू दिख रहा था। मैं झटके से मुड़ा, कमरा खाली, फोन कट। मेरे हाथ कांपने लगे। उस दिन से अजीब चीजें शुरू हो गई। जब भी मैं ट्रक स्टार्ट करता, सोनू चुप रहता, बस सीधा सामने देखता रहता। कभी कभी उसकी गर्दन हल्की सी टेढ़ी हो जाती, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस औरत की हुई थी केबिन में। एक बार सिग्नल पर रुके थे। मैंने कैजुअली पूछा, सब ठीक है ना? उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें एक पल के लिए पूरी काली हो गईं, सिर्फ एक पल, फिर नॉर्मल। मैंने सोचा शायद थकान है, लेकिन रात को फिर सपना आया। इस बार जंगल नहीं। मैं ट्रक के बाहर खड़ा हूं। ड्राइवर सीट पर सोनू बैठा है। वह इंजन रेव करता है और सीधा मेरी तरफ ट्रक बढ़ा देता है। लास्ट मोमेंट पर ब्रेक लगाता है और विंडशील्ड के पीछे से वह मुस्कुराता है, वही टेढ़ी मुस्कान। मैं चीख कर उठ गया। अगली सुबह सोनू का बिहेवियर और बदल गया। वह बिना वजह जंगल वाले रूट की बात करता। भैया, एक बार वापस चलकर देखते हैं, शायद डर खत्म हो जाए। मैं तुरंत गुस्सा हो गया। पागल है क्या? बाबा जी ने मना किया है। उसने सीधा जवाब दिया, बाबा जी सब नहीं जानते। उसकी आवाज 2 लेयर में आई। एक नॉर्मल सोनू, एक हल्की सी फुसफुसाहट नीचे से। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड उतर गई। उस रात सबसे बुरा हुआ। मैंने देखा सोनू ट्रक के पास अकेला खड़ा था। रात के 2 बजे। मैंने पूछा, यहां क्या कर रहा है? वह बिना मुड़े बोला, वह मुझे बुला रहा है। कौन? धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। इस बार उसका चेहरा पूरा टेढ़ा नहीं था, लेकिन उसकी मुस्कान पूरी प्रेत वाली थी। अगले ड्राइवर की बारी है। उसने कहा, मुझे समझ आया, प्रेत ने मुझे नहीं, सोनू को चुना है। मेरे सपने सिर्फ वार्निंग थे। मैं उसके पास भागा और जोर से उसके कंधे पकड़े। सोनू, होश में आ। उसने मेरी कलाई पकड़ी, इतनी जोर से कि मेरी उंगलियों में दर्द की लहर दौड़ गई। उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं। दूर कहीं से ट्रक का हॉर्न बजा, लंबी टूटी हुई आवाज, जैसे जंगल का सिग्नल। सोनू ने धीरे से कहा, वो कह रहा है अगर मैं नहीं गया तो तू जाएगा। मेरा दिमाग जम गया। ये डील थी, या सोनू या मैं। मैंने उसे जोर से झटका दिया, हम दोनों नहीं जाएंगे। तभी ट्रक का इंजन खुद स्टार्ट हो गया। हेडलाइट जल उठी। कंटेनर के अंदर से जोर का धक्का। 1 2 3। सोनू जैसे ट्रांस में ट्रक की तरफ चलने लगा। मैं उसके सामने खड़ा हो गया। 1 कदम और आगे बढ़ा तो मैं तोड़ दूंगा तुझे, मैं चिल्लाया डर के साथ। उसने सीधा मेरी आंखों में देखा। एक पल के लिए मुझे अपना ही चेहरा उसकी आंखों में दिखाई दिया, वही जला हुआ काली आंखों वाला। प्रेत दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहा था। हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे। सोनू ने अचानक मुझे धक्का दिया। मैं जमीन पर गिर गया। वह ड्राइवर सीट में बैठ गया। इंजन और तेज गरजने लगा। मैं उठकर ट्रक के दरवाजे तक पहुंचा। सोनू रुक। उसने सीधा विंडशील्ड से मुझे देखा और वह मुस्कान फिर से। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, सीधा जंगल वाले रोड की तरफ। मैं दौड़ता हुआ पीछे भागा। रात का अंधेरा फिर से वही जंगल जैसा लगने लगा। हॉर्न फिर बजा, इस बार करीब से, और मुझे समझ आ गया अगर मैं आज उसे नहीं रोका तो सुबह तक सोनू सिर्फ एक और नाम बन जाएगा, मिसिंग ड्राइवर। मैं पूरी ताकत से ट्रक के साइड स्टेप को पकड़कर लटक गया और ट्रक अंधेरे जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। मैं ट्रक के साइड स्टेप से लटका हुआ था। हवा का झोंका इतना तेज था कि आंखों से पानी निकल रहा था।
जंगल का अंधेरा सामने मुंह फाड़ कर खड़ा था। मैं पूरी ताकत लगाकर केबिन का दरवाजा खोलने में सफल हो गया और अंदर घुस गया। स्टीयरिंग पर सोनू बैठा था, उसकी आंखें बंद, हाथ स्टीयरिंग को कस के पकड़े हुए, इंजन फुल रेव पर। सोनू, होश में आ! मैंने उसके कंधे झटके। तभी केबिन के अंदर हवा बिल्कुल ठंडी हो गई। रियर व्यू मिरर में मुझे अपना रिफ्लेक्शन नहीं, एक तीसरा चेहरा दिखाई दिया। काली आंखें, जला हुआ चेहरा, वही प्रेत। और उसकी आवाज सीधा मेरे दिमाग के अंदर गूंजी, एक को देना ही पड़ेगा। मेरा गला सूख गया। नहीं! स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा, ट्रक जिग जैग होने लगा। जंगल का रास्ता खतरनाक मोड़ ले रहा था। प्रेत की आवाज फिर आई, तू समझदार है रवि, इसलिए तुझे छोड़ा, लेकिन हर सफर में एक ड्राइवर चाहिए। तभी सोनू ने अचानक आंखें खोली, लेकिन वह सोनू नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और वह टेढ़ी मुस्कान। देर हो गई। ट्रक अचानक ब्रेक लगाकर रुक गया, जंगल के बिल्कुल बीच। इंजन बंद, हेडलाइट जल रही थी। फिर केबिन का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हवा का जोर का झोंका। मैंने सोनू का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी ने उसे सीट से खींच लिया हो। वह लिटरली हवा में पीछे की तरफ खिसक गया। उसकी उंगलियां मेरे हाथ से फिसल गईं। रवि! उसकी असली आवाज एक पल के लिए निकली, फिर एक तेज, इंसानी नहीं, जानवर जैसी चीख। हेडलाइट ब्लिंक हुई और सब शांत। सोनू गायब, सिर्फ ड्राइवर सीट खाली। मैं जंगल के बीच अकेला। तभी मेरे कान के पास वह ठंडी फुसफुसाहट, अब तेरी बारी है। मैं टूट गया। मैं भागता हुआ ट्रक में बैठा और बिना पीछे देखे सीधा शहर की तरफ दौड़ा। सुबह तक मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस वालों ने पहले मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। जंगल का डर है, लड़का भाग गया होगा, एक कांस्टेबल बोला। मैं चिल्लाया, वह भागा नहीं, उसे ले गया कोई। फाइनली एक सीनियर ऑफिसर ने बात सुनी। उसका नाम था इंस्पेक्टर राठौर। उसने शांत आवाज में कहा, ठीक है, आज रात चलते हैं, देखते हैं क्या है वहां। रात को पुलिस जीप, 2 कांस्टेबल, एक सब इंस्पेक्टर और मैं सब जंगल रूट पर निकले। इंस्पेक्टर राठौर ने कहा, जो भी होगा सच सामने आएगा। जंगल का रास्ता आते ही हवा फिर बदल गई। वही घुटन, वही ठंडी सी स्मेल। जीप की हेडलाइट में पेड़ अजीब तरह हिलते नजर आ रहे थे। गांव नजदीक आया, लेकिन गांव वैसा नहीं था। इस बार पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। कोई लालटेन नहीं, कोई रोशनी नहीं। इंस्पेक्टर ने ऑर्डर दिया, टॉर्चेस ऑन। सबने टॉर्चेस जलाई। जब हम पहले घर के पास गए, अंदर से हल्की सी खड़बड़ाहट सुनाई दी। कांस्टेबल ने दरवाजा धक्का दिया। अंदर मिट्टी, पुरानी चारपाई और दीवार पर वही पुराना फोटो, लेट शंभू 1998। इंस्पेक्टर ने फोटो को देखा। ये कौन है? मैं चुप। तभी बाहर से जीप का हॉर्न खुद बज उठा। एक लंबी टूटी हुई आवाज। सब बाहर दौड़े। जीप का इंजन बंद था, फिर भी हॉर्न बज रहा था। एक कांस्टेबल घबरा गया। सर, ये कैसे? उसकी बात खत्म होने से पहले पेड़ के ऊपर से सफेद साड़ी जैसी कोई चीज झूली। इंस्पेक्टर ने गन निकाली। कौन है वहां? अचानक 3 अलग अलग जगह से हंसी गूंजी। एक पेड़ के पीछे, एक जीप के ऊपर, एक मेरे बिल्कुल पीछे। मैं जम गया। सब इंस्पेक्टर ने फ्लैशलाइट घुमाई। हेडलाइट के सर्कल में एक पल के लिए सोनू दिखाई दिया, मिट्टी से भरा हुआ, आंखें खुली, सीधा खड़ा। सोनू! मैं चीखा। इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही रोशनी सीधा उस पर पड़ी, वह धुआं बनकर हवा में घुल गया। कांस्टेबल ने चिल्लाकर कहा, सर पीछे! जीप का दरवाजा जोर से बंद हुआ। एक कांस्टेबल हवा में उठकर 5 से 6 फुट दूर जा गिरा, उसके चेहरे पर गहरा निशान। इंस्पेक्टर ने हवा में गोली चला दी। गन की आवाज जंगल में गूंज गई। 1 सेकंड के लिए सब चुप। फिर अंधेरा और घना हो गया। टॉर्चेस एक एक करके फ्लिकर करने लगी। मेरे कान के पास फिर वही आवाज, पुलिस भी ड्राइवर ही होती है। इंस्पेक्टर राठौर के चेहरे पर पहली बार डर दिखा। सब जीप में बैठो, उसने और ऑर्डर दिया। जैसे ही हम जीप में घुसे, इंजन स्टार्ट करने की कोशिश हुई। पहली बार फेल, दूसरी बार, तीसरी बार। तभी विंडशील्ड पर अंदर से लंबे खुरच के निशान उभरने लगे, जैसे कोई अंदर से निकलना चाहता हो। सब इंस्पेक्टर रो पड़ा, सर ये नॉर्मल नहीं है।
अचानक जीप का इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन स्टीयरिंग खुद हिलने लगी। इंस्पेक्टर ने जोर से पकड़ा, जीप झटके से आगे बढ़ी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, गांव के बीच सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, उसके पास सोनू। लेकिन सोनू की आंखें काली और वह धीरे से हाथ हिला रहा था, जैसे अलविदा। जीप जंगल से बाहर निकल गई। सुबह पुलिस स्टेशन में सब लोग खामोश थे, एक कांस्टेबल अस्पताल में। इंस्पेक्टर राठौर ने सिर्फ इतना कहा, यह केस बंद नहीं हुआ, लेकिन यह आम केस नहीं है। मैं कोने में बैठा था, थका हुआ, टूटा हुआ। तभी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी एक पुरानी ट्रक का हॉर्न बजा, लंबी टूटी हुई आवाज। सबने एक दूसरे को देखा। मैं धीरे से बाहर निकला। ट्रक खाली खड़ा था, ड्राइवर, सीट पर कोई नहीं। लेकिन रियर व्यू मिरर में इस बार सिर्फ एक नहीं, दो चेहरे थे, सोनू और वह प्रेत और फुसफुसाहट। अब सच में तेरी बारी है। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया। मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। ट्रक का हॉर्न अपने आप बंद हो गया, लेकिन इंजन बिना चाबी के धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा। ड्राइवर सीट अब भी खाली थी, फिर भी स्टीयरिंग हल्का हल्का घूम रहा था। मेरे पीछे से इंस्पेक्टर राठौर की आवाज आई, रवि, अंदर मत जाना। लेकिन उस पल मेरे दिमाग पर जैसे मेरा कंट्रोल ही नहीं था। वह फुसफुसाहट फिर आई, एक सफर अधूरा है। मेरे कदम अपने आप ट्रक की तरफ बढ़ने लगे। मैंने दरवाजा खोला। केबिन के अंदर वही ठंडी बदबू, वही घुटन। सीट पर कोई नहीं था, लेकिन सीट दब रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज बैठी हो। मैंने कांपते हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा और उसी पल मेरे दिमाग में तेज झटका लगा। जंगल, आग, एक एक्सीडेंट, एक जला हुआ ट्रक और किसी की दर्दनाक चीख। मैं अचानक समझ गया, यह वही जगह थी जहां सालों पहले एक ट्रक ड्राइवर जिंदा जल गया था। उसका नाम था शंभू। वही फोटो, वही गांव, वही रास्ता। और तब से हर कुछ साल में वह एक नया ड्राइवर ढूंढता है। रवि, बाहर आओ, इंस्पेक्टर चिल्लाया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। ट्रक का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लॉक। इंजन अचानक तेज गरजने लगा। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन पैर सुन्न हो चुके थे। रियर व्यू मिरर में मैंने देखा, सोनू मेरे पीछे बैठा था। उसकी आंखें अब काली नहीं थी, इस बार वह रो रहा था। मुझे माफ कर दे रवि, अब तू नहीं बच पाएगा। मैं चीखा, नहीं, मैं नहीं चलाऊंगा। तभी स्टीयरिंग अपने आप घूम गया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा। पुलिस वाले चिल्लाते रह गए। इंस्पेक्टर ने गोली भी चलाई, लेकिन ट्रक रुकने वाला नहीं था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, नहीं खुला। गियर अपने आप बदल रहे थे, स्पीड बढ़ती जा रही थी, 40, 60, 80। मेरे कानों में फिर वही आवाज गूंजी, अब तू ही ड्राइवर है। मेरे हाथ स्टीयरिंग से चिपक गए। मैं छुड़ा नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने अंदर से पकड़ लिया हो। मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे सब धुंधला होने लगा। रियर व्यू मिरर में अब 3 चेहरे थे, सोनू, शंभू और मेरा खुद का चेहरा। लेकिन मेरा चेहरा जला हुआ था। मैं समझ गया, मैं जिंदा नहीं बचूंगा। सामने वही जंगल का मोड़ आ गया, जहां पहली बार ट्रक रुका था। लेकिन इस बार ट्रक नहीं रुका। अचानक सामने से तेज रोशनी आई, एक खड़ी हुई पुरानी ट्रक, और अगले ही सेकंड भयंकर टक्कर, एक जोरदार धमाका, आग, चारों तरफ आग। मैं चीख रहा था, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा रही थी। धीरे धीरे सब शांत हो गया। अगली सुबह जंगल के पास लोगों की भीड़ लगी थी। पुलिस भी पहुंची। जली हुई ट्रक सड़क किनारे खड़ी थी। ड्राइवर सीट पूरी तरह जल चुकी थी। लेकिन अजीब बात, अंदर कोई बॉडी नहीं मिली। इंस्पेक्टर राठौर बहुत देर तक ट्रक को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, एक और ड्राइवर। केस फाइल बंद कर दी गई। 3 महीने बाद उसी जंगल रोड पर एक नया ट्रक ड्राइवर रात में जा रहा था। उसका नाम था इमरान। रात के करीब 2 बजे उसे पीछे से हॉर्न की आवाज सुनाई दी, लंबी, टूटी हुई। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, एक पुरानी जली हुई ट्रक उसके पीछे आ रही थी। ड्राइवर सीट पर 3 लोग बैठे थे, एक जला हुआ आदमी, एक मिट्टी से भरा लड़का और एक तीसरा चेहरा जिसकी आंखें काली थीं और होंठों पर हल्की मुस्कान। वह मैं था। और उसी पल इमरान के दिमाग में आवाज गूंजी, सफर शुरू करें
और उस रात एक और ड्राइवर गायब हो गया। जंगल आज भी वही है, रास्ता आज भी खुला है, और वह ट्रक आज भी नया ड्राइवर ढूंढ रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की यह डरावनी और सच्ची कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए हर दिन एक अनोखी और सच्ची ट्रक ड्राइवर की आप बीती कहानी लेकर आता हूं। आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम अगले वीडियो में अनाउंस किया जाए, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखें। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और भी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।